नमस्कार दोस्तों, आज फिर अपन उसी कड़ी में करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। आज 9 जुलाई है और वही 9 जुलाई के अपने जो पॉइंट हैं उनको बताते हुए हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो इन दिनों करंट इतना खास नहीं आ पा रहा, क्योंकि जो मुख्य फोकस है वो या तो कोरोना पे चल रहा है और या फिर भारत चीन संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे चल रहा है। तो उन पे तो एक टॉपिक बनता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जनरल वे में हम किस टाइप से ला रहे हैं वो देखिएगा। देखिए, करंट अफेयर 9 जुलाई का क्या कहता है। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज 9 जुलाई को नागपंचमी है। कौन है? नागपंचमी, जो बेसिकली सावन कृष्ण पंचमी को आती है। सावन कृष्ण पंचमी ये आपकी राजस्थान कल्चर में, इंडियन कल्चर में भी काम आ जाती है कि आज हिंदी कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी है। नाग पंचमी कब आती है? तो सावन कृष्ण पंचमी को। सावन कृष्ण पंचमी यानी सावन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और पंचमी तिथि है, तो उस दिन नाग पंचमी आती है। एक तो ये आज की डेट है। दूसरा पॉइंट है कि हमारे भारतीय कुलभूषण जाधव जो सेना में अधिकारी थे, कुलभूषण जाधव, उनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया, मतलब जासूसी के परिप्रेक्ष्य में गिरफ्तार करके और मृत्युदंड सुना दिया। तो उसकी पैरवी हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में की कि इस याचिका पर पुनर्विचार किया जाए, और ये केस हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जीत भी गए। तो अब मतलब पाकिस्तान पुनर्विचार याचिका पर इनकार कर रहा है। तो दूसरा करंट का टॉपिक है कुलभूषण जाधव की पुनर्विचार याचिका पर पाकिस्तान का क्या है? इनकार। पाकिस्तान इनकार कर रहा है। तीसरा, आज का दिन 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है। राष्ट्रीय विद्यार्थी, देखो 9 जुलाई के 2 दिवस हो गए। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस तो 9 जुलाई को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हो गया, और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज का दिन नागपंचमी है, क्योंकि आज क्या है? सावन कृष्ण पंचमी। सावन कृष्ण पंचमी। इसके अलावा 9 जुलाई किसके लिए चर्चित रही है? तो 9 जुलाई 1969 को हमने हमारा राष्ट्रीय पशु शेर को घोषित किया था। किसको घोषित किया था? शेर। तो एशियन लायन को हमने राष्ट्रीय पशु घोषित किया। हालांकि वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो बाघ बाद में बना है, समझ गए। तो पहले हमारा राष्ट्रीय पशु कौन था? मतलब शेर था। क्या था? शेर, जो कब घोषित हुआ? 9 जुलाई 1969। 9 जुलाई 1969। और लास्ट है एक खेल के परिप्रेक्ष्य में हम ले रहे हैं विंबलडन टेनिस, जो टेनिस का मक्का मदीना होता है। तो विंबलडन टेनिस की दुनिया में जो शुरुआत है वो 9 जुलाई 1877 को ही हुई थी। 9 जुलाई 1877 को किसकी शुरुआत हुई थी? विंबलडन टेनिस की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से हमारे 5 बातें आज के परिप्रेक्ष्य में करंट में ला रहे हैं। पहली बात आपकी नागपंचमी है। दूसरी बात आपकी कुलभूषण जाधव की पुनर्विचार याचिका से पर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। तीसरी, आज 9 जुलाई का दिवस है वो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है। चौथी बात है कि 9 जुलाई 1969 को हमने शेर को राष्ट्रीय पशु बनाया था। और पांचवी बात है विंबलडन टेनिस का पहली बार आयोजन 9 जुलाई 1877 को दुनिया में किया गया था। तो ये सारी बात हमारी बात आ गई पूरी। अब हम एक एक बात को ले रहे हैं। पहला नंबर है नागपंचमी। कौन सी? नागपंचमी। तो नागपंचमी कब आती है? सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है। सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी को कौन सी आती है? नागपंचमी। नागपंचमी से हम नाग के बारे में हम 2-3 बातें करेंगे, जो हमारी कल्चर और कैसे हमारे सिलेबस से चीज़ें जुड़ती हैं। देखो, शेषनाग अवतार किसको माना गया? लक्ष्मण को। किसको माना गया है? शेषनाग का अवतार जो माना गया है वो किसको माना गया? लक्ष्मण को। और शेषनाग का जो आसन था वो किसका था? विष्णु का। किसका? विष्णु। अब दोनों क्वेश्चन अपन बन सकते हैं। शेषनाग का जो आसन विष्णु का है, उसके बारे में हमारे गुप्त काल में एक दशावतार मंदिर आया था। कौन सा मंदिर है? दशावतार। यानी विष्णु के 10 अवतार हुए थे, और उस 10 अवतार में उसका आसन जो है उस मूर्ति में वो कौन है? शेषनाग है। तो दशावतार मंदिर आपका कहाँ पर है? एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी। ये कौन से काल का मंदिर है? गुप्त काल का मंदिर है। और बेसिकली इस मंदिर में सबसे पहले शिखर का प्रयोग हुआ। अब क्वेश्चन आपके अलग अलग बनते हैं। सबसे पहले मंदिरों का अस्तित्व है
कौन से काल में आया था? गुप्त काल में। कौन से में? गुप्त काल। और सबसे पहले मंदिरों में शिखर का प्रयोग भी कौन से काल में हुआ? गुप्त काल में। अब हम बोल रहे हैं सबसे पहले मंदिरों में शिखर का प्रयोग कौन से मंदिर में हुआ था? तो दशावतार मंदिर में। कौन सा मंदिर? दशावतार। दशावतार मंदिर आपका कहाँ पर है? एमपी में है। और दशावतार मंदिर में जो मूर्ति है वो किसकी है? तो विष्णु की है। विष्णु के 10 अवतार हैं और शेष नाग उनका आसन है। इसके प्रपक्ष में हमने पढ़ाई की। अभी जैसे आपका हाल ही में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमने शेषनाग जो के बारे में पढ़ते हुए सीधे के सीधे हम कहाँ पर आ गए? हिस्ट्री। अब आप आते हैं शेषनाग का अवतार कौन है? लक्ष्मण। कौन है? लक्ष्मण। अब ये राजस्थान से कल्चर से जुड़ जाएगा, देखिएगा कैसे जुड़ेगा। लक्ष्मण का अवतार कौन सा लोक देवता है? तो राजस्थान में लक्ष्मण का अवतार लोक देवता है पाबूजी। कौन है? लक्ष्मण अवतार लोक देवता राजस्थान में कौन है? पाबूजी। कौन है? पाबूजी। अब पाबूजी लक्ष्मण का अवतार है। सेकंड ग्रेड में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता को माना गया? तो पाबूजी। अब सर्पों से जुड़े हुए लोक देवता हमारे कौन कौन से हैं? तो तेजाजी और कौन से? गोगाजी। तेजाजी और गोगाजी। बाद में हम बोलते हैं सर्प से जुड़ी हुई जाति कौन सी है हमारी? जनजाति कौन सी है? तो कौन सी जनजाति है? कालबेलिया। कौन सी? कालबेलिया। तो हमने अप्रत्यक्ष रूप से सारी कल्चर को इससे रिलेटेड कर दिया है। आज श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार है। नाग पंचमी से जुड़ा हुआ शेषनाग है। शेषनाग का अवतार कौन है? लक्ष्मण है। लक्ष्मण का अवतार कौन है? पाबूजी है, लोक देवता पाबूजी। और सर्प से जुड़े हुए लोक देवता राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो तेजाजी और कौन से हैं? गोगाजी। और सर्प से जुड़ी हुई जनजाति कौन सी है? तो कालबेलिया। अब आप आगे बढ़ते हो। कालबेलिया सर्प से जुड़ी हुई जनजातियां हैं। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया जाति कालबेलिया नृत्य करती है। अब कालबेलिया नृत्य में कौन कौन से नृत्य आते हैं? तो शंकरिया, इंडोनी और पनिहारी। कालबेलिया जाति कालबेलिया जाति नृत्य करती है, इसलिए उस नृत्य को कालबेलिया नृत्य बोलते हैं। और कालबेलिया नृत्य के जो प्रकार हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं? शंकरिया, इंडोनी और पनिहारी। शंकरिया, इंडोनी और पनिहारी। ये क्वेश्चन आपका आरएस प्री में पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता? तो इसमें 3 नृत्य हैं, शंकरिया, इंडोनी और कौन सा? पनिहारी। अब हम बोल रहे हैं कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? गुलाबो। कौन है? गुलाबो। गुलाबो। अब गुलाबो को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। अब वो मैं जिस प्रकार से आपको इकोलॉजिक रूप से पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि 2015 के लगभग गुलाबो को क्या दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। तो गुलाबो चर्चा में आई तो कालबेलिया नृत्य चर्चा में आ गया। तो आरएस प्री में 2016 में कालबेलिया नृत्य पूछ लिया। इस प्रकार से पूछते हैं। अब आया यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कौन सा नृत्य है? तो कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। तो दोस्तों आप देखते हैं हम करंट नहीं पढ़ रहे, करंट के माध्यम से हम सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं फिर बोलूँगा सर्प से जुड़ी हुई जनजाति कौन सी है? तो कालबेलिया। कालबेलिया जाति जो नृत्य करती है उसको कौन सा नृत्य बोलते हैं? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य में कौन कौन से नृत्य आते हैं? तो शंकरिया, इंडोनी और पनिहारी। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। और कौन सा नृत्य है जिसे विश्व धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? कालबेलिया। इस प्रकार से हमने सर्प से जुड़ी हुई जनजाति के बारे में बात की। आगे अब बढ़ रहे हैं। लोक देवता, सर्प से जुड़े हुए लोक देवता तेजाजी और गोगाजी। अब तेजाजी का जन्म दिवस माना जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्र, सावन के बाद महीना आएगा भादो है, भादो महीना आएगा जिसको भाद्रपद बोलते हैं। शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजाजी का जन्म हुआ, उसको तेजा दशमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजा दशमी। अब तेजा दशमी को उसका मेला लगता है तेजाजी का कहाँ पर? परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर। अब मैं बोलूँगा तेजाजी का मंदिर कहाँ पर है? परबतसर नागौर। तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है? परबतसर नागौर। कब लगता है? तेजा दशमी। और तेजा दशमी कब आती है? तो श्रावण भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब उसी के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को कौन सी है? गोगा नवमी। गोगा नवमी। गोगा नवमी को गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला लगता है। गोगा मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़। तो आप देख रहे हैं, तो वापस बोलूँगा गोगा जी का मंदिर और मेला कहाँ पे लगता है? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़। कब लगता है? तो गोगा नवमी को। गोगा नवमी। गोगा नवमी कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। ये आपका बात होगी। अब लक्ष्मण अवतार
शेषनाग का अवतार कौन था? लक्ष्मण। और लक्ष्मण का अवतार कौन सा लोक देवता है? तो पाबू जी है। तो पाबू जी का जो मेला लगता है वो बेसिकली कोल्लूमंड में लगता है। कहाँ पर? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड कहाँ पर है? जोधपुर। और कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण अमावस्या, चैत्र कृष्ण अमावस्या। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो सारी की सारी बात आ गई। तेजा जी का मेला है वो आपका तेजा दशमी को है, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और कहाँ पर लगता है? परबत्सर नागौर में। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को लगता है। कहाँ पर लगता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। और लक्ष्मण का अवतार कौन है? पाबू जी। पाबू जी का मेला चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को आपका कहाँ पर लगता है? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड कहाँ पर है? जोधपुर। इस प्रकार से हमने कई लोक देवताओं के बारे में बात की। एज ए नॉर्मल टॉपिक था आपका कौन सा? नाग पंचमी। कौन सा? नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के माध्यम से हमने राजस्थान की पूरी कल्चर, इंडिया की कल्चर के बारे में बात की है। अब हम दूसरा टॉपिक है, मैंने बताया कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव हमारे भारतीय सेना में थे। इनको आपका जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया और पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके इनको फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी की सज़ा सुना दी। इसका विरोध भारत ने किया और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसकी याचिका लगाई कि इस बात पर आप पुनर्विचार करें। इस बात को लेकर के हमारी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो पैरवी करने वाले वकील थे, मतलब जाधव की जो पैरवी करने वाले वकील थे वो कौन थे? हरीश साल्वे। कौन थे? हरीश साल्वे। और हम ये केस जीत गए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि इस केस पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान आनाकानी कर रहा है और इस बारे में पुनर्विचार नहीं कर रहा। वो आज पेपर में चर्चा में था। अब आप देखें तो ये तो करंट का विषय हो गया, लेकिन इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी आप पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल स्तर पर विवादों का निपटारा करने वाला न्यायालय है। अब ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 6 अंग हैं। पहला अंग है महासभा, दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा अंग है अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, पांचवा अंग है सामाजिक आर्थिक परिषद और छठा कौन सा? न्यास परिषद। तो ये 6 अंग है। उन 6 अंगों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सबसे पुराना संगठन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड। और कुल न्यायाधीश इसमें कितने हैं? 15। कुल न्यायाधीश कितने हैं? 15। अब मैं बोलूँगा जो न्यायाधीश चुने जाते हैं वो सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर महासभा के बहुमत से चुने जाते हैं। महासभा के बहुमत से चुने जाते हैं। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पर भारतीय न्यायाधीश कौन कौन से रहे। आरएस में कई एक बार क्वेश्चन आ गया 2003 में कि भारतीय न्यायाधीश कौन कौन रहे। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय न्यायाधीश रहा है वो बी एन राव। दूसरा नंबर का रहा है नगेंद्र सिंह। कौन रहे हैं? नगेंद्र सिंह। तीसरे नंबर के रहे हैं आर एस पाठक। और चौथे नंबर के हैं वो दलबीर भंडारी। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बनेंगे। 4 न्यायाधीश रहे इंडिया के। नंबर 1 कौन है? बी एन राव। नंबर 2 कौन है? बी एन राव के बाद नगेंद्र सिंह। नंबर 3 कौन है? आर एस पाठक। नंबर 4 कौन है? दलबीर भंडारी। अब इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा अगला, इन चारों में से 2 हमारे राजस्थान के हैं। नगेंद्र सिंह डूंगरपुर के हैं और दलबीर भंडारी हमारे जोधपुर के हैं। अब और आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन और बनेगा। नगेंद्र सिंह पहले मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। पहले तो न्यायाधीश रहे और बाद में क्या रहे? मुख्य न्यायाधीश भी रहे और उनका कार्यकाल 2 बार कार्यकाल था। अब वर्तमान न्यायाधीश कौन है? दलबीर भंडारी। ये भी क्वेश्चन बनता है और दलबीर भंडारी भी दूसरी बार चुने गए हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे कई प्रकार के क्वेश्चनों का क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। और मैंने बोला इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कुलभूषण जाधव हैं उनकी पैरवी करने वाले जो वकील थे वो आपके हरीश साल्वे थे और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट हमने लिया कुलभूषण जाधव की पुनर्विचार याचिका। और अब हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। तो आज 9 जुलाई को हम राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो अब अपन अगले पॉइंट देख रहे हैं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, राष्ट्रीय पशु शेर और विंबलडन टेनिस। अगला कड़ी में आप देखें।